वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन यानी एक विमीय गति के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों आज का हमारा इसका होगा पार्ट नंबर 1 है। इसके अंदर अपन 25 एमसीक्यू करेंगे और दोस्तों इस प्रकार से हम यानी फोर पार्ट के अंदर इसके पूरे 100 एमसीक्यू कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा है इसका पहला पार्ट, शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि तय किए गए विस्थापन एवं दूरी के अनुपात का आंकिक मान हमेशा होता है। इन दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों हमारा कोई भी पार्टिकल है उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट एवं डिस्टेंस कवर्ड होती है उसका रेशियो बताना है कितना होता है। दोस्तों हम जानते हैं विस्थापन एवं दूरी के लिए दो ही कंडीशन होती हैं, या तो हमारा पार्टिकल सीधी रेखा में गति करे या पार्टिकल यानी सीधी रेखा में गति न करे। तो दोस्तों यदि पार्टिकल सीधी रेखा में गति कर रहा है उस कंडीशन में हमारा विस्थापन एवं दूरी दोनों समान होती है, इक्वल होती हैं। तो उस कंडीशन में इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 1 प्राप्त होता है। और दोस्तों ये जो वाली कंडीशन होती है इसके अंदर दोस्तों ये जो हमारा विस्थापन होता है वो दूरी से कम होता है। तो इस कंडीशन में विस्थापन एवं दूरी का जो अपन रेशियो निकालेंगे वो हमें 1 से कम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 1 के बराबर अथवा 1 से कम। क्योंकि दोस्तों इस कंडीशन में दोनों इक्वल होते हैं तो रेशियो 1 हो जाएगा, और इस कंडीशन में हमारा विस्थापन कम होता है और दूरी अधिक होती है। तो यदि कम संख्या में अधिक संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 से कम ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा तय किए गए समय की तृतीय घात के समानुपाती है, तो इस पिंड का त्वरण का परिणाम होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कोई एक बॉडी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें दिया हुआ है कि समय की पावर क्यूब के समान प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती है। तो हमें बताना है कि जो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है वो किसके समानुपाती हो गया, किस प्रकार से चेंज होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में दोस्तों यदि समय स्क्वायर को अपन यहाँ पर नीचे लेकर के आएंगे तो x अपॉन में जो टी स्क्वायर हो जाएगा वो किसके प्रोपोर्शनल बचेगा, टी के। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि एक्सीलरेशन हमारा प्रोपोर्शनल हो जाता है टी के। तो यहाँ से दोस्तों इस इक्वेशन से अपन देखते हैं कि जैसे जैसे समय का मान बढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ एक्सीलरेशन का मान भी बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी समय के साथ त्वरण का परिणाम भी बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक बलों के प्रभाव में किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा जब। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई हमारी बॉडी है उस पर अनेक यानी फोर्स हैं दोस्तों, वो एक्शन में है यानी प्रभाव में है, अनेक बलों के प्रभाव में है। तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि किस कंडीशन में इसका एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मान 0 होगा। हम जानते हैं त्वरण का मान फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में एम। यानी दोस्तों जब हमारा इस पर जब जितने भी प्रभावी फोर्स हैं यानी बल हैं उनका सभी का दोस्तों सदिश योग शून्य हो जाए यानी कि वेक्टर होता है, तब हमारा एक्सीलरेशन का मान शून्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी आरोपित सभी बलों का सदी योग शून्य हो तब हमारा दोस्तों जो पिंड का त्वरण होगा वो शून्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों पिंड का जो भार है यानी द्रव्यमान है वो चाहे कुछ भी हो, जब तक दोस्तों इस पर यानी फोर्स कार्य करेगा तो उसके अंदर एक्सीलरेशन अवश्य होगा। तो यदि आरोपित बलों का यानी बलों का सदिश योग ही शून्य हो जाए उसी ही कंडीशन में इसका त्वरण शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न कथनों में से असत्य कथन है। यानी दोस्तों आपको 4 कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। पहला कथन है कि किसी पिंड का वेग त्वरित होते हुए भी शून्य हो सकता है। दोस्तों ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों यदि वेलोसिटी का मान यानी शून्य हो सकता है यदि वस्तु यानी त्वरित हो, क्योंकि दोस्तों प्रक्षेप्य गति के अंदर आपने देखा होगा कि ऊपरी बिंदु पर जब यानी पार्टिकल होता है तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो यानी घटक देखते हैं यानी दोस्तों लंबवत घटक देते हैं यानी वी वाई का मान तो दोस्तों हमारा शून्य होता है, यानी कि लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होता है वो जी लागू होता है। यानी दोस्तों यदि किसी पिंड को अपन ऊपर फेंकते हैं इसके ऊपरी सिरे पर इसका दोस्तों वेलोसिटी का मान तो 0 होता है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सीलरेशन होता है वो जी लागू होता है। यानी त्वरित होते हुए भी हमारा जो वेलोसिटी का मान है वो शून्य हो सकता है। तो ये कथन हमारा राइट है। दूसरा कथन है कि किसी पिंड की चाल परिवर्तनीय होते हुए भी इसका वेग नियत हो सकता है।
यानी दोस्तों इसके अंदर हमें क्या बताना है, यानी ये दिया हुआ है कि किसी पिंड की चाल यानी परिवर्तनीय है, यानी दोस्तों यदि चाल परिवर्तित हो रही है यानी चेंज हो रही है तो इसका वेग नियत हो सकता है। दोस्तों ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं जो वेग होती है वो एक तो चाल पर है और दोस्तों जो दूसरी होता है डायरेक्शन, इन दोनों पर डिपेंड कर रही है। दोस्तों इन दोनों में कोई भी मान यदि हमारा चेंज हो रहा है तो हमारी जो वेलोसिटी होगी यानी वेग, उसका मान भी चेंज हो जाएगा। तो यदि चाल परिवर्तनशील है तो दोस्तों हमारा वेग भी परिवर्तनीय होगा यानी नियत नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। एक बात देखते हो दोस्तों, मैं ये दो ऑप्शन भी देखते लेते हैं क्या है कि किसी पिंड का वेग परिवर्तनीय होते हुए भी चाल नियत हो सकती है। दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि अपन देखते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर दोस्तों इसके अंदर यानी जो चाल होती है वो सभी जगह कांस्टेंट होती है, लेकिन डायरेक्शन का मान चेंज होने के कारण इसकी वेलोसिटी परिवर्तनीय होती है यानी चेंजेबल होती है। तो इस कारण अपन देखते हैं कि वेग का मान है परिवर्तनीय होते हुए भी इसकी चाल नियत हो सकती है, यानी कि दोस्तों इस सर्कुलर मोशन में होता है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट राइट है। और डी वाला है कि किसी पिंड का त्वरण नियत होते हुए भी वेग की दिशा परिवर्तनशील हो सकती है, यानी दोस्तों ये भी राइट है, क्योंकि यदि त्वरण नियत है तो उसकी वेग की दिशा परिवर्तित हो सकती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो बी वाला स्टेटमेंट है वो हमें असत्य दिया हुआ है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। इसमें क्या दिया हुआ है कि गतिशील पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, यानी दोस्तों हमारा जो गतिशील पिंड है उसका एक्सीलरेशन किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो वो होता है दोस्तों वेग एवं समय की ग्राफ की ढाल से। यानी दोस्तों हमारी जो टी एवं वेलोसिटी के मध्य जो ग्राफ होती है उसकी दोस्तों जो ढाल होती है उसके द्वारा अपन त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v अपॉन में टी, यानी कि और इसकी जो स्लोप होती है वो भी हमारी v अपॉन में टी होती है। तो इस प्रकार से वेग एवं समय की जो ढाल होती है उससे अपन एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न कथन में से असत्य कथन है। दोस्तों फिर से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्यूर है यानी सत्य है या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला हमें क्या दिया हुआ है कि किसी पिंड का वेग शून्य होने पर उसका त्वरण शून्य हो यह आवश्यक नहीं है। दोस्तों यह हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी प्रक्षेप्य गति होती है या ऊर्ध्वाधर गति होती है उसके ऊपरी बिंदु पर अपन देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी का मान शून्य होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन लागू होता है। तो अपन नहीं कह सकते हैं कि यदि वेलोसिटी का मान शून्य हो तो उसका त्वरण भी शून्य ही हो। तो यह दोस्तों आवश्यक नहीं है। तो ये हमारे स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। बी वाला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि किसी पिंड का वेग शून्य होने पर त्वरण निश्चित रूप से शून्य होगा। दोस्तों ये भी हमारा गलत है, यानी अपन नॉर्मल यानी कि किसी सीधी रेखा में जो गति है वहाँ पर अपन देखते हैं कि यदि दोस्तों वेग शून्य होता है वो तो निश्चित नहीं है कि त्वरण शून्य हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर त्वरण शून्य तो नहीं है प्रक्षेप्य गति के अंदर। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सी वाला है कि कोई पिंड एक समान चाल से गति करता है तो उसका त्वरण भी एक समान होगा। दोस्तों ये भी हमारा गलत होता है, क्योंकि अपन सर्कुलर मोशन में देखते हैं कि कण की चाल तो दोस्तों एक समान होती है, लेकिन त्वरण का मान डायरेक्शन में चेंज होने के कारण परिवर्तित होता रहता है, इनकी त्वरण एक समान नहीं होती। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ कि त्वरण एक समान होगा। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और डी वाला स्टेटमेंट क्या है कि कोई पिंड जब असमान वेग से गति करता है तो उसका त्वरण शून्य होगा। दोस्तों ये भी हमारा गलत है, क्योंकि दोस्तों यदि वेग ही हमारा परिवर्तनीय है यानी असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमारा एक्सीलरेशन भी इसके अंदर जरूर होगा। दोस्तों एक्सीलरेशन शून्य नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ट्यूर स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वो अच्छी तरह से देख लेना, इस पर अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक विमीय गति है। दोस्तों आपको चार एग्जाम्पल दी हुई हैं, इनमें बताना है कि वन डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल कौन सा है। पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि पृथ्वी पर उतरते हुए हवाई जहाज की गति। यानी दोस्तों पृथ्वी पर जब हमारा हवाई जहाज उतरता है तो ये मोशन होता है दोस्तों टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल। बी वाला ऑप्शन है कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी की गति। यानी दोस्तों जब यानी सूर्य के चारों ओर यानी पृथ्वी यानी चक्कर लगाती है तो दोस्तों ये जो हमारा एग्जाम्पल होता है ये होता है चक्रण गति का। दोस्तों ये होती है चक्रण गति। तीसरा ऑप्शन है चलती हुई ट्रेन के पहिए की गति। यानी दोस्तों हमारा जो पहिया है यानी कि है ट्रेन का पहिया, दोस्तों ये जब घूर्णन करता है तो ये मोशन होती है हमारा घूर्णन गति। यानी एग्जाम्पल किसका होता है, घूर्णन गति का।
और डी वाला ऑप्शन है सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती गति। यानी दोस्तों यानी सीधे रेल मार्ग पर जो हमारी जो ट्रेन दौड़ती है, ये जो एग्जाम्पल होता है ये होता है वन डायमेंशन का। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी एक विमीय गति का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती ट्रेन की गति। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी पिंड का ताक्षणिक वेग निम्न में से किसके द्वारा मापा जा सकता है? दोस्तों ताक्षणिक वेग होता क्या है कि दोस्तों यानी कि किसी अल्प समय पर यानी दोस्तों फिक्स समय पर यानी टी बराबर 2 सेकंड पर आपको बोलिए इसकी वेलोसिटी क्या है। यानी निश्चित समय पर दोस्तों आपको कोई वेलोसिटी का मान पूछा जाए तो वो होती है हमारी ताक्षणिक वेलोसिटी। दोस्तों इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? दोस्तों इसको ज्ञात करने की यानी कि जो ऑप्शन में दी हुई हैं तो दो विधि बिल्कुल राइट हैं। एक तो हमारी ग्राफ द्वारा और दूसरा है स्पीडोमीटर द्वारा। क्योंकि दोस्तों यदि हमें किसी भी विस्थापन और समय के अंदर यदि कोई भी ग्राफ दिया हुआ हो, तो यदि हमें इस समय पर दोस्तों यानी कि इसकी चाल का मान पूछे यानी वेलोसिटी का मान पूछे, तो यहाँ पर अपन दोस्तों एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस स्पर्श रेखा की दोस्तों जो स्लोप होगी वही हमारी ताक्षणिक वेलोसिटी का मान हो जाएगा। दूसरा है स्पीडोमीटर द्वारा। दोस्तों हमारी जो मोटरसाइकिल या कार होती हैं उसके अंदर दोस्तों स्पीड बताने वाला जो मीटर होता है वही हमारा स्पीडोमीटर होता है। और दोस्तों यह वह भी हमारा कि ताक्षणिक वेग ये बताता है। यानी जो हमारी किसी निश्चित समय पर जो वेलोसिटी होती है उसी को बताता है, न कि एवरेज वेलोसिटी को। तो दोस्तों इस प्रकार से स्पीडोमीटर और ग्राफ द्वारा अपन दोनों के द्वारा ताक्षणिक वेग का मान निकाल सकते हैं। अब आपके लिए 9वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु के लिए औसत वेग और औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव होता है। दोस्तों आपको बताना है कि वेग एवं जो हमारी चाल होती है उसका रेशियो क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो वेग होता है वो विस्थापन पर डिपेंड करता है, और बल्कि दोस्तों जो चाल होती है वो हमारी दूरी पर डिपेंड करती है। और यानी कि दोस्तों इस प्रकार से विस्थापन एवं दूरी का जो रेशियो होगा वही हमारा वेग एवं चाल का रेशियो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने आपको बताया कि जो विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होता है वो या तो 1 होता है या 1 से कम होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इकाई अथवा इकाई से कम। यानी औसत वेग और औसत चाल का जो अनुपात होगा वो विस्थापन एवं दूरी के अनुपात के बराबर हो जाएगा, वो होता है इकाई अथवा इकाई से कम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी v1 से तथा शेष आधी दूरी v2 से तय करता है तो व्यक्ति का औसत वेग होगा। यानी दोस्तों आपको बताया गया है कि कोई एक व्यक्ति है वो पहले यानी यानी कोई डिस्टेंस यानी दी दूरी दोस्तों उसको वह v1 से तय करता है, फिर उतनी ही दूरी दोस्तों यानी डी वह v2 वेग से दूरी तय करता है। तो आपको बताना है कि औसत वेग क्या होगा, यानी कि दोस्तों एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। उसका उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखें। यानी जब दो समान दूरी अलग अलग वेलोसिटी से तय की जाती है तो उन दोनों के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है ये। दोस्तों एक अगला ऐसा ही सेम क्वेश्चन होता है। उसके अंदर क्या होता है कि प्रथम आधे समय को v1 से तथा अगले आधे समय को v2 से तय करता है तो एवरेज वेलोसिटी। तो दोस्तों उस कंडीशन में वेलोसिटी हो जाती है 2v1 प्लस v2। दोस्तों दोनों के अंदर अंतर समझे। यानी पहला वाला जो क्वेश्चन है वो तो हमें क्या बताया रहा था कि यानी दो समान डिस्टेंस है, यानी पहले को वह v1 से तय करता है दूसरी को v2 से। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दोस्तों पहले यानी कुछ समय यानी t तक वह v1 से तय करता है, फिर उतने ही समय यानी t को v2 से तय करता है। दोस्तों यदि दो समान डिस्टेंस यानी अलग अलग वेलोसिटी से तय करें तो वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 होती है। लेकिन यदि दो समान समय तक वह अलग अलग वेलोसिटी से गति करे उस समय एवरेज वेलोसिटी होती है वो v1 प्लस v2 अपॉन में 2 होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। और उससे पहले वाला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इस प्रकार से ये अपन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक गतिशील कण किसी समय t पर निर्देशांक x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर तथा y इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर है तो किसी क्षण पर कण की चाल होगी। यानी दोस्तों आपको x अक्ष का जो निर्देशांक है और y अक्ष के निर्देशांक है वो t के साथ यानी बताए गए हैं कि किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, तो इसकी चाल बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों अपन इसकी वेलोसिटी का यानी एक्स एक्सिस के सापेक्ष निकालेंगे, यानी घटक यानी वी एक्स हो जाएगा हमारा
डी एक्स अपॉन में डी टी। तो यानी दोस्तों x का अपन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये जाएगा हमारा 280। और दोस्तों इसका y x के सापेक्ष वेलोसिटी निकालेंगे यानी डी वाई अपॉन में डी टी। तो ये हमारा हो जाएगा 2bt, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो bt स्क्वायर है इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2bt। तो अब हम दोस्तों यानी इस कण की चाल ज्ञात करेंगे। यानी दोस्तों x के सापेक्ष ये है और y के सापेक्ष ये है, तो हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से वी एक्स और वी वाई का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2t तो बाहर आ जाएगा और कोष्टक में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया। अब 13वां क्वेश्चन है, विस्थापन का समीकरण x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5 से दिया गया है तो t इज इक्वल टू 2 पर सेकेंड का त्वरण होगा। यानी दोस्तों आपको विस्थापन का समीकरण दिया हुआ है और t बराबर 2 सेकेंड पर आपको एक्सीलरेशन पूछा गया है कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारी वेलोसिटी होती है वो उसको निकालने का तरीका होता है कि डिस्प्लेसमेंट का अपन अवकलन करते हैं t के सापेक्ष से, यानी डी एक्स अपॉन में डी टी। तो यहाँ पर इसका दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का अपन अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन आपको आता ही होगा, वो हो जाएगा हमारा 4t प्लस में t का हो जाएगा 1 और 5 को जाएगा 0। और दोस्तों एक्सीलरेशन के लिए अपन दोबारा से जो हमारी वेलोसिटी होती है इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यदि इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से दोस्तों एक्सीलरेशन हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और दोस्तों यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि यह समय पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी इसके अंदर कोई भी टर्म्स टी वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से अपन टी बराबर 2 पर पूछे चाहे टी बराबर 3 पर पूछे, यानी एक्सीलरेशन हमेशा 4 ही होगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी टी बराबर 2 पर जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण स्थिर अवस्था से 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करता है। यदि कण 10 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी s1 तथा अगले 10 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी s2 हो तो। इन दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि कोई एक पार्टिकल है वो प्रथम 10 सेकंड में दोस्तों s1 दूरी तय करता है और अगले 10 सेकंड में s2 दूरी तय करता है। तो आपको बताना है कि s1 और s2 में संबंध क्या होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कण स्थिर अवस्था से गति करता है तो t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। और दोस्तों 10 सेकंड बाद में यानी इस स्थिति पर अपन वेलोसिटी यदि निकालना चाहें तो गति का जो समीकरण होता है प्रथम होता है v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखेंगे यानी t बराबर 10 सेकंड पर वेलोसिटी, तो u का मान तो हमारा हो जाएगा 0 और ए टी यानी t का मान यदि अपन 10 रखेंगे तो v का मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा 10a। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10a। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों अलग अलग कंडीशन के लिए जो हमारा गति का द्वितीय समीकरण होता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को लगाएंगे तो हमारा s1 और s2 का मान निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इस S1 के लिए लगाते हैं तो S1 हमारा क्या हो जाएगा UT। दोस्तों यहाँ पर U का मान है हमारा 0 और T का मान है 10, तो ये वाला पद हो जाएगा 0 प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो 1/2 तो हमारा AC की तरह हो जाएगा और ए टी स्क्वायर होता है तो ए आ जाएगा और टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ से यदि अपन S1 का मान निकालेंगे वो हमें 50a प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों S2 का मान निकालेंगे तो S2 के लिए दोस्तों यहाँ पर UT, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग वो कितना हमारा 10a और t का मान है 10 है, तो 10a इंटू 10 हो जाएगा हमारा हो जाएगा 100a प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर है तो 1/2 ए टी स्क्वायर फिर से हमारा हो जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर का यानी 100। यदि दोस्तों इसको अपन यहाँ से काटेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा और S2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 100 और 50 यानी 150 यानी दोस्तों S1 का मान हमें 50a प्राप्त हुआ है और S2 का मान प्राप्त हुआ है 150a। तो यहाँ से यदि दोस्तों S1 और S2 में यदि अपन संबंध निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा S1 इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा S2 अपॉन में 3। यानी दोस्तों यदि इसको अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 50a यानी S1 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या होगा S2 इज इक्वल टू हो जाएगा S2 अपॉन में 3। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
कि एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड तथा अवमंदन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी, यानी दोस्तों आपको बताना है कि एन, अब हम जानते हैं दोस्तों एक फॉर्मूला होता है nवें सेकंड में तय की गई दूरी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो s इक्वल टू होता है u प्लस में a/2 कोष्टक में होता है 2n-1। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया हुआ प्रारंभिक वेग 10 और त्वरण का मान दिया हुआ है, अवमंदन है दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा a का मान हो जाएगा -2, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अवमंदन है, ये हो जाएगा अपॉन में 2 और 2n का मान दोस्तों यानी 5वें सेकंड में पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये -1। इसको दोस्तों यदि अपन सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 9 और 10 में से 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1। यानी दोस्तों इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है 1। तो इस प्रकार से 5वें सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक टी सेकेंड पर एक सरल रेखा के अनुदिश कण का विस्थापन x निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, यानी दोस्तों समय t सेकेंड पर जो सरल रेखा के अनुदिश विस्थापन होता है वो इस इक्वेशन से दिया जा रहा है, तो आपको त्वरण बताना क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि त्वरण निकालने के लिए क्या होते हैं कि विस्थापन का 2 बार t के सापेक्ष अवकलन कर दो, हमारा त्वरण निकल कर आ जाएगा। तो पहले अपन यदि इसका अवकलन करेंगे तो हमें वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी, यानी dx अपॉन में dt करेंगे तो वेलोसिटी क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा a1 प्लस में 2a2t, यानी दोस्तों इस इक्वेशन का टी के सापेक्ष अवकलन किया है। फिर एसिलेशन निकालेंगे तो वेलोसिटी का फिर से टी के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा 2a2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो हमारा एसिलेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2a2। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पूछे जाते हैं, यानी न्यूमेरिकल भी नहीं है लेकिन ये न्यूमेरिकल टाइप के। तो हमारी जो एयरफोर्स की एग्जाम होती है, नेवी की एग्जाम होती है, एनडीए की होती है, इसमें इसी प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब 17 क्वेश्चन है, यदि पिंड के वेग की समय पर निर्भरता समीकरण v इजिकल टू 20 + 0.5 टी स्क्वायर द्वारा व्यक्त की जाती है तो पिंड गतिशील है। यानी दोस्तों आपको दिया है कि जो वेलोसिटी है वो इस प्रकार से चेंज हो रही है तो इसकी गतिशीलता होगी। तो सबसे पहले दोस्तों अपन इसका त्वरण निकालेंगे, तो त्वरण निकालेंगे a इजिकल टू डी अपॉन में dt से, तो डी अपॉन dt अपन निकालेंगे तो दोस्तों में कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 इंटू टी। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो एसिलेशन है दोस्तों वो टी पर निर्भर कर रहा है, यानी जैसे जैसे टी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे त्वरण का मान बढ़ेगा। अब ऑप्शन क्या दिए हुए हैं कि एक समान त्वरण से, तो दोस्तों ये हमारा गलत है क्योंकि त्वरण का मान टी के साथ बढ़ रहा है, यानी हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है। दूसरा है एक समान मंदन से, दोस्तों मंदन भी नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे टी का मान बढ़ेगा तो त्वरण का मान बढ़ रहा है नहीं कि कम हो रहा है, असमान त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा त्वरण असमान है और वह टी के साथ यानी बढ़ने पर बढ़ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक स्थिर लक्ष्य पर दागी गई गोली 30, यानी दोस्तों ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है। तो यदि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अन्यथा इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों आपको अगले वीडियो में आपको लिखित के साथ दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अपन चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी कण का प्रारंभिक वेग v u इजिकल टू टी बराबर 0 पर त्वरण f का मान 80 है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कोई एक पार्टिकल है, यानी उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको यूं दी हुई है और उसका जो त्वरण है वो 80 दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो त्वरण है वो 80 है, यानी दोस्तों हमारा असमान त्वरण से गति है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो गति के समीकरण है वो अपन लागू नहीं करेंगे। इनके लिए जो दोस्तों जो समीकरण होता है वो क्या होता है याद रखना, v इज इक्वल टू u प्लस समाकलन होता है हमारा त्वरण का t के सापेक्ष से। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें त्वरण है f ये क्या दिया हुआ है 80, तो ये हमारा हो जाएगा u v इज इक्वल टू
u प्लस से समाकलन हो जाएगा ए टी का, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इक्वल में प्राप्त हो जाएगा u प्लस के ए टी का। दोस्तों अपन वो समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी राइट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही एक कार ब्रेक लगाने पर 10 मीटर की दूरी चलकर विराम अवस्था में आ जाती है तो त्वरण होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि कोई एक कार है, वह है उसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने पर दोस्तों यह एस इज इक्वल टू 10 यानी 10 मीटर बाद रुक जाती है, यानी इसकी जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाता है, 0। तो अपन दोस्तों यहाँ पर गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे, वो हमारा होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके अंदर दोस्तों वी स्क्वायर यानी अंतिम वेग हमारा 0 जाता है, तो इसको रखेंगे 0। यू स्क्वायर यानी दोस्तों शुरुआत में इसकी वेलोसिटी है 20, तो ये हमारी यहाँ पर हो जाएगी 400 और माइनस के 2। ए का मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है और कितने दूरी पर जाकर के रुक जाती है, एस का मान आपको कितना दिया हुआ है 10 है। तो ये इस प्रकार से इसको आप ये सोल्व करेंगे तो दोस्तों में ए इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 400, तो ये ऊपर यानी माइनस की इधर आ जाएगा, इसके अपोन में आएगा 20 है, यानी ए इज इक्वल टू हमारा माइनस के कितने प्राप्त होंगे, 20 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी हमारा जो त्वरण हो जाएगा वो कितने हो जाएगा, माइनस के 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमारा 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि सरल रेखा में गतिमान एक कण 10 सेकंड पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट जाता है। यदि कण द्वारा इस समय में कुल 30 मीटर दूरी तय की गई हो तो कण के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई एक कण है, वो 10 सेकंड पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट जाता है। यानी दोस्तों एक कण है वो 10 सेकंड पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर लौट जाता है और कुल 30 मीटर दूरी तय करता है। यानी दोस्तों ये जो दूरी है वो 30 मीटर है और इसको तय किया गया समय है वो है 10 सेकेंड है। तब आपको बताना कि कौन सा कथन असत्य होगा। तो पहला कथन है विस्थापन 0 है। दोस्तों यह बिल्कुल हमारा सत्य है, क्योंकि कण जिस बिंदु से गया है उसी पर वापस आ गया, तो विस्थापन हो गया हमारा 0। बी वाला ऑप्शन क्या है कि कण की औसत चाल 3 मीटर पर सेकंड है। दोस्तों चाल अपन निकालते हैं दूरी बट्टे समय, तो दूरी हमारी है यहाँ पर 30 और समय है 10, तो हमारी चाल कितनी है, 3। तो यह बी वाला ऑप्शन भी हमारा राइट है। सी वाला ऑप्शन क्या है कि कण का विस्थापन 30 मीटर है, तो दोस्तों ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी हमें असत्य कथन पूछा गया है और असत्य हो जाएगा सी वाला, क्योंकि विस्थापन हमारा 30 न होकर के 0 होगा, क्योंकि जिस बिंदु से चलता है उसी पर वापस लौट जाता है, तो इस कारण इसका विस्थापन हो जाएगा 0। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वां। एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो इस यात्रा के दौरान कार की चाल होगी। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कोई कार है वो ए से बी तक 20 की स्पीड से चलती है, फिर वापस आती है 30 की रफ्तार से, तो औसत चाल। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब दो समान डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से तय की जाए तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 होता है। तो यहाँ पर v1 और v2 के मान रखेंगे, तो v1 इंटू वी2 का मान कितना हो जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6 यानी 600, और इन दोनों का योग हो जाएगा वो जाएगा हमारा 50, तो अपॉन में हो जाएगा 50 से, तो 10 से 10 कैंसिल, और फिर इसको अपन 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम यानी 12 हो जाएगा, 12 का 12 12 दूनी 24 है, यानी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब 23वां क्वेश्चन है। दो कण ए तथा बी के विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखाएं जो यानी 30 एवं 60 के कोण बनाती हैं, इनके वेगों का अनुपात होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि दो ग्राफ हैं दोस्तों विस्थापन और समय के अंदर। दोस्तों ये जो समय अक्ष के साथ हैं वो क्रमशः 30 एवं 60 डिग्री का कोण बनाती हैं ए व बी, तो इनकी वेलोसिटी का अनुपात निकालना है कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना जो इनकी वेलोसिटी का जो अनुपात होता है वी ए अपॉन में वी बी, वो इन दोनों की यानी कि दोस्तों प्रवणता होती है उनके अनुपात के बराबर होता है।
यानी टेन थीटा ए अपॉन में टेन थीटा बी, इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो टेन थीटा ए और टेन थीटा बी का मान रखेंगे, तो दोस्तों टेन 30 का मान रखेंगे तो अपन जानते हैं वो तो हमारा 1/√3 होता है, और अपॉन में टेन 60 का मान रखेंगे वो होता है √3। तो ये आगे इसको सोल्व करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से VA/VB का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा 1/3 यानी 1:3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तत्पश्चात 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो इसका विस्थापन होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है वो 10 मीटर उत्तर की ओर, यानी दोस्तों वाई अक्ष के अनुदिश चलता है 10 मीटर, और फिर चलता है 20 मीटर पूर्व की ओर, यानी दोस्तों पूर्व यानी धनात्मक अक्ष की दिशा में चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों यानी कि पहुँच गया, तो यहाँ पर इसकी निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यानी दोस्तों अक्ष से डिस्टेंस कितनी है 20, तो ये तो जाएगा 20, और वाई से कितनी है 10, तो जाएगा 10। तो दोस्तों यदि अपन इसका आर वेक्टर निकालेंगे तो आर वेक्टर मारा जाएगा 20 आई कैप प्लस के 10 जे कैप। तो यहाँ से यदि आर यानी विस्थापन निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट। तो इसको यदि अपन सोल्व करेंगे वो अभी लगभग प्राप्त हो जाएगा 22.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा लास्ट का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक खिलाड़ी है वो आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, यानी दोस्तों इसका जो आवर्तकाल है वो कितना होगा 40 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन टोटल समय निकालेंगे 2 मिनट 20 सेकंड, यानी टोटल हो गए 140 सेकंड। अब दोस्तों यानी हमें समय दिया हुआ है 140 सेकंड और इसका आवर्तकाल है 40 है। तो आपको बताना कि कितने चक्कर पर आप यानी कि इतने समय में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों 140 सेकंड में यह 3.5 चक्कर लगाएगा, यानी 3.5, यानी 3 चक्कर तो पूरा कर लेगा और 1 चक्कर वह लगाएगा आधा, यानी इसके व्यास के सापेक्ष विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंटों के मध्य यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के मध्य जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आर और आर 2r का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारे आज के जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी के दोस्तों इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो अपन अगले पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों इसके इस प्रकार से अपन 4 पार्ट के अंदर 100 MCQ पूरे कर लेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।